गुड इवनिंग इंडिया, नमस्कार। नवरात्र के शुभ दिन चल रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इन दिनों में हमारी तो शुभकामनाएं आपके साथ है ही। हम तो यही चाहेंगे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। लेकिन जब हम भगवान के सामने जाते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, तो क्या मांगते हैं? यही ना कि सुख मिले, संपन्नता मिले, हमारे अपनों को सुरक्षा मिले। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब मनोकामनाएं पूरी हो भी जाती हैं तो क्या संतुष्टि मिल पाती है? ऐसे तमाम तरह के सवाल हैं कि ये संतुष्टि पाना इतना मुश्किल क्यों है, जिंदगी इतनी जटिल क्यों है, समस्याएं क्यों आती हैं, हम इन्हें कैसे इनसे उबर पाएं। ये तमाम सवालों के जवाब अगर मिल जाएं तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। और इन्हीं सवालों के जवाब आज हम लेने की कोशिश करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नंदितेश निलय का, जो डायरेक्टर हैं ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट एंड न्यू कॉन्सेप्ट और साथ ही चेयरमैन है ISTD दिल्ली चैप्टर के। मिस्टर निलय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन पाना इतना मुश्किल क्यों है? एक टारगेट हम सेट करते हैं, वहां पहुंचे तो उसको सेलिब्रेट करने की बजाय अगला सेट हो जाता है। हाँ, ये मैं इस सवाल का बहुत सिंपल लहजे में जवाब देना चाहता हूं कि लक्ष्य जब आपके हों तब तो लक्ष्य पे आप रुकेंगे, लेकिन लक्ष्य जब समाज के द्वारा आरोपित होते हों, जब लक्ष्य आपके प्रोडक्ट बन जाए, जब आपके लक्ष्य में पैसे का बोलाबाला बहुत ज्यादा हो जाए, तब आप क्या करेंगे? लक्ष्य मतलब जो आपके जीवन मूल्यों के लक्ष्य, जो आपको इंसान बेहतर बनाए, ये आपका लक्ष्य है। लक्ष्य ये कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जो सामने वालों की जिंदगी में कुछ बदलाव लाए, लक्ष्य ये। लेकिन अगर मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे फलां ऊंचाई पे पहुंचना है जी जी, और उस ऊंचाई पर मैं अकेला रहूंगा तो कितनी देर टिकूंगा? राइट, निश्चित बात है कि मैं फिर आगे दौड़ूंगा। तो ये ऐसा दौड़ है, ये ऐसी दौड़ है जो समाज द्वारा आरोपित है, जो भोक्तावाद द्वारा आरोपित है, जो एक कंज्यूमरिज्म का कल्चर है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगी तो जवाब सिर्फ इतना है कि अगर चाहत है स्वयं में, स्वयं को बदलने की पहली और साथ साथ समाज को बदलने की दूसरी, तब तो आप रुकेंगे, ठहरेंगे, वरना बस पगडंडियों के सहारे ही भागते चले जाएंगे। वाह वाह, बहुत खूब। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि अगर आपके भी जीवन से संबंधित कोई सवाल है, आप जानना चाहता हो कि आपकी कोई निजी समस्या हो, या आप जानना चाहते हो कि आपकी जिंदगी और बेहतर तरीके से कैसे आप जी सकते हैं, तमाम समस्याओं के रहते भी आप कैसे खुश हो सकते हैं, ये अगर आप जानना चाहें तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 230-97532 और दिल्ली के बाहर से अगर आप कॉल कर रहे हैं तो दिल्ली का कोड 011 पहले जरूर लगा लें। तो मिस्टर निलय, ये बताएं कि जब ये कहा जाता है कि आप खुद के लिए तो जिए, लेकिन उससे ज्यादा समाज के लिए, अपने औरों के लिए, उनके भले की सोचें, तो ये सोचना भी अच्छा लगता है, ये पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल जिंदगी में हम बात करें, भौतिक सुखों की बात करें, तो वो बेहद जरूरी भी हैं। अब आप मसलन आप देखें कि एक पेरेंट्स हैं, अगर वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो एक बढ़िया स्कूल में भेजना चाहेंगे, बढ़िया स्कूल की फीस भी ज्यादा होगी, तो ऐसे में भौतिकता के बारे में क्यों ना सोचें? नहीं, ये भौतिकता का सवाल नहीं है, ये सवाल है शो ऑफ का। आप जिस स्कूल में भेज रहे हैं अपने बच्चों को, उसकी फीस कितनी भी हो, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि आप उस स्कूल में भेज क्यों रहे हैं। क्या आपका फोकस उस स्कूल में भेजने का ये है कि मैं अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहता हूं? अगर ये फोकस है तो आपका बच्चा जो है वो प्रेमचंद को क्यों समझना नहीं चाहता, वो जनगण मन क्यों गाना नहीं चाहता, वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक इवेंट क्यों मानता है, वो 365 दिन को इंडिया क्यों समझता है, भारत और हिंदुस्तान क्यों नहीं समझता, इकबाल की बात क्यों नहीं करता, सुभाष की व्याख्या क्यों नहीं करता, भगत सिंह के पत्र क्यों नहीं पढ़ता? ये सवाल है कि आपने उसको भेजा क्यों। तो मैं बच्चों को दोष नहीं देता, ये सवाल कहीं ना कहीं से उनके माता पिता पे जी। और हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप ने हमें दिल्ली से फोन किया है। संदीप जी, बताएं क्या सवाल है आपका? हाँ डॉक्टर, मेरा डॉक्टर निलय से सवाल ये है, मैं संदीप बोल रहा हूँ। जी संदीप, मेरा आपसे सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आने वाले 10 से 15 सालों में, जहाँ तक ये वैल्यूज की बात है, यूथ के वैल्यूज की बात है, तो ये अब कौन सा सबसे बड़ा परेशानी, सबसे बड़ी दिक्कतें महसूस आने जा रही हैं हमारे युवा वर्ग? जो मैं सुना हूं आपका सवाल, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में 15-20 साल में जीवन मूल्यों पे सबसे बड़ी, मतलब सबसे बड़ी चिंता क्या है, आप क्या समझते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है युवाओं? मैं तो सिर्फ इतना समझता हूं संदीप जी कि
सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि क्या हम 20 साल बाद भी एक इंसान बने रहेंगे। ये सबसे बड़ी मुश्किल है, जब हमें हमारी देखने का नजरिया ही बदल गया है। हम कपड़ों से, हम चश्मों से, हम डिग्रियों से और हम सर्टिफिकेशन से इंसान को तौलते हैं। जी, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। तो यहाँ पे ये बताएं कि एक आम व्यक्ति, एक आम नागरिक, एक मिडिल क्लास फैमिली का जो एक कर्ता धर्ता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो अपने आप को बहुत घिरा हुआ महसूस करता है। उनको लगता है कि हम रोज ऑफिस भी जाना है, ऑफिस की भी तमाम जिम्मेदारियां हैं, वहां भी सर पे एक बॉस बैठे हैं, टारगेट्स पूरे करने, घर आते हैं तो बच्चों की रिक्वायरमेंट्स हैं, बीवी की भी कुछ डिमांड्स हैं, साथ ही नाती रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ भी आना है, जाना है, उनके दुख में, जन्म में, मृत्यु में आपको शरीक होना है। ऐसे में व्यक्ति को लगता है मेरा जीवन कहाँ गया, क्या इन सबके बीच मैं कहीं खो गया? वो क्या करें? मैं आपके प्रश्न से वाकिफ हूं। मुझे आपकी बात सुन रहा हूं तो मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है राम की शक्ति पूजा। उसमें राम विचलित होते हैं, नवरात्रि का समय है और राम विचलित हो चुके हैं। उन्हें नहीं लगता कि वो रावण का मुकाबला कैसे करेंगे। तो निराला लिखते हैं कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण, विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण। तो आप पहले, मैं इसके आगे का लाइन अभी आपको बता रहा हूं, तो आप पहले ये सोचिए हम विचलित हो क्यों रहे हैं। क्योंकि आप जो समय स्वयं के लिए ढूंढ रहे हैं वो समय नींद में और सपनों में तो ढूंढा नहीं जाएगा। सही बात। अगर आप 7:30 बजे दिल्ली की भाग दौड़ में, मेट्रोपॉलिटन की भाग दौड़ में भागना है आपको, तो आपका सवेरा तो पहले होना चाहिए ना। आपका सवेरा पहने का मतलब आप सुबह उठिए, स्वयं से मुलाकात कीजिए, बात कीजिए, एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, एक अपनी अंदर की यात्रा बनाइए। हमारे पास क्या है, हम उठते हैं तो हमारा व्यवहार बिल्कुल बच्चों की तरह होता है। आप एक खास देखेंगे आज के युवाओं में, सीनियर्स में और बच्चों में हमारा व्यवहार बहुत एक है। हम रिएक्ट बच्चों की तरह करने लगे हैं। हमें बच्चों की तरह भूख लगती है, राइट। हम बच्चों की तरह तड़पते हैं और बच्चों की तरह सोते हैं और बच्चों की तरह जगते हैं। जी जी। और भिलाई से हमें अगली कॉल आई है, अस्मिता रश्मि हमारे साथ है। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? नमस्ते डॉक्टर निलय। नमस्ते। नमस्ते, बताएं। मैं भिलाई से बोल रही हूँ, अस्मिता रश्मि। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है कि हम आधुनिक युग में जीवन मूल्यों को बच्चों में कैसे डालें? अस्मिता जी, आधुनिक युग हो या दुनिया का कोई भी युग रहा हो, माली का काम तो माली का है और बीज का काम बीज का है। तो तैयारी तो मालिक को करनी है जो माता पिता हैं। ये वैल्यूज कोई किताब की चीज तो है नहीं कि हम इधर से उठाए और उधर से डाल दिए। ईमानदारी का शगुफा या किसी को समझने की बात या संवेदना, ये सब मन की चीज है। तो अगर मेरा पुत्र, मेरी बेटी मुझे ये देखती है कि मेरे पिता पढ़ते हैं, तो वो किताबों के पन्ने पलटते हैं और उससे खेलते हैं। अगर मेरे बच्चे ये देखते हैं कि मेरे पिता गाते हैं, तो उन्हें गाने की उनकी रुचि होती है। लेकिन अगर वो ये देखते हैं कि मेरे पिता तो सोते हैं, तो उन्हें लगता है कि सोना ही चाहिए। तो वैल्यूज की शुरुआत उस मालिक की तरह, उस वास्तुकार की तरह, उस पिता और माता की ओर से होनी चाहिए जो अपने बच्चों को एक बहुत बहुत अच्छा इंसान देखना चाहते हैं। और एक खास बात और कहना चाहता हूं इसके साथ कि माता पिता को यह भी पता होना चाहिए कि वो बच्चों से चाहते क्या हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि आप जो बोते हैं वही तो काटते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब हम संबंधों की बात कर रहे हैं, आपसी संबंधों की, एक तो हुआ माता पिता और बच्चों का संबंध जिसमें कि आपको सब अच्छा लगता है, आप खुशी खुशी सब करना चाहते हैं, ये जिम्मेदारी उठाने के लिए आप बड़े उत्सुक रहते हैं, जिम्मेदारी आती है तो भी आप खुशी खुशी वहन करते हैं। लेकिन बाकी सारे रिश्तों के साथ ऐसा नहीं है। और रिश्तों में खास बात यह है कि उनका चुनाव हमने नहीं किया, वो हमें ईश्वर की तरफ से बने बनाए मिलते हैं जब हम पैदा होते हैं। ऐसे में जब उन रिश्तों को बहुत दफा नहीं ढूंढने का मन करता, लोग अपने आप को बड़ा बंधा हुआ महसूस करते हैं कि मुझे जैसे रस्सियों से बांध दिया गया है और इनमें मुझे अब जिंदगी भर बंधे ही रहना पड़ेगा। तो क्या करें जब ये सोच आए? क्या हमारा स्वयं से रिश्ता है? ये पहला सवाल है। एक रिश्ता स्वयं से भी। हम बोलते वो हैं जो बोलना चाहते हैं, सोचते वो हैं जो सोचना चाहते हैं, करते वो हैं जो करना चाहते हैं। तो पहला रिश्ता स्वयं से। आप किसी भी विधा में चले जाइए, एक शिक्षक कहता है कि मैं शिक्षक हूं
और एक शिक्षक कहता है कि मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं, दोनों बहुत अलग डायमेंशंस हैं। हम किससे रिश्ते बनाएं बताइए? हमारा रिश्ता कार से, पैसे से, गाड़ियों से, फोन से, गैजेट से, लैपटॉप से हमारा रिश्ता है। हमारा रिश्ता कहां है स्वयं से? हमें कहां पता है कि हमें चाहिए क्या? तो जो खुद से ही जुड़ा नहीं, वो किससे संपर्क साधेगा? बिल्कुल, सब कुछ बोझ ही लगेगा। बिल्कुल, और सब कुछ दिखावा, सब कुछ स्ट्रेच्ड रहेगा। राइट। आज देखिए, जब संयुक्त परिवार टूटा और जब न्यूक्लियर फैमिली बनी, इसी फैमिली में 4 इंसान रहते हैं और चारों ने अपने अपने कमरे पकड़ लिए। आप खुद सोचिए, अब आपको और हमको जानने वाले घर के 5 लोग और सारे लोगों के आपस में एक अजीब सी खींचतान है जी। तो सड़क पे किससे रिश्ते ढूंढते हैं आप? राइट। जब खुद ही का सब टूटा हुआ है, वो जो चंदन दास ने गाया है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब। और विनीत लांबा अब हमारे साथ हैं, जिन्होंने दिल्ली से हमें फोन किया है। जी बताएं, क्या सवाल है? हाँ जी, ऐसा है, मुझे ये पूछना है आपसे। हाँ जी। कि आजकल एक वैल्यू क्लैश हो रहा है बच्चों के अंदर। जो आजकल 16 to 20 एज या आप ले लीजिए 15 to 20 एज के बच्चे हैं जी, उनके अंदर एक वैल्यू क्लैश होता है कि उनको ये लगता है कि अब इस समय कौन सी वैल्यूज मुझे अडॉप्ट करनी है या मुझे अपनानी है। तो उसके लिए क्या निवारण है कि बच्चों में ये वैल्यू जो है वैल्यू के प्रति कंफ्यूजन ना हो? विनीत जी, मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि वैल्यूज को कहीं से भी पकड़ लीजिए। ये तो वो मामला है कि आपने कहा जी कि मैं बच्चों को ईमानदार बनाना चाहता हूं, तो ईमानदारी पकड़ लीजिए। बस एक पकड़िए, आप ऐसी ताना बाना बनेगा कि फिर आप बस सोचते रह जाएंगे। वैल्यूज तो वो बीज है कि बस आप इसको बड़े पौधे और पेड़ के रूप में मत देखिए। ये तो बस एक बीज है, आप इस बीज को पकड़ लीजिए। आप सिर्फ ये चीज पकड़ लीजिए कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना चाहता हूं। बिल्कुल, बस ये क्लैश की तो कोई बात नहीं है। क्लैश इसलिए ये सारे हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हम ही बहुत ही कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। हमें खुद ही नहीं पता कि हमें अच्छा इंसान क्या है, अच्छा इंसान बनना क्या है। मैं उसको बहुत सिंपल लहजे में समझा दूं। जब दूसरों से को आपसे मिलके, जो अनजाने लोग हैं, जब दूसरों को आपसे मिलके मोटिवेशन हो, हिम्मत आए, हौसला आए, तब तो आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन अगर आपसे मिलके दूसरे किसी फूल की तरह कुंभला जाएं, झुक जाएं, छोटा महसूस करें, तो मतलब है कहीं ना कहीं से बहुत कुछ जीवन मूल्यों में सीखने की जरूरत है। वाह, कितने सरल शब्दों में आपने एक परिभाषा, एक पैमाना बताया कि हम अपने आप को थोड़ा जज कर पाए, देख पाए। आप डेली बेसिस पे इतने लोगों से मिलते हैं और हर वर्ग के, हर तरह के, हर उम्र के लोग आपसे मिलते हैं और हर तरह की समस्याएं आपके सामने लेके आते होंगे। कैसा अभी तक का तजुर्बा रहा है? कोई खास अनुभव है जो आप हमारे साथ बांटना चाहें? इंसान अच्छे होते हैं। हमने सीमाएं खुद बनाई हैं, अहंकार की, जलन की, हीनता की, कास्ट की, क्लास की, धर्म की, सब सीमाएं हमने बनाई हैं। सभी के आंसू वैसे ही निकलते हैं, सभी वैसा ही प्यार चाहते हैं, सब वैसे ही अटेंशन चाहते हैं और सब भी उतने ही आसानी से बिखर भी जाते हैं जितने आसानी से बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जितने भी लोगों से आज तक मेरी मुलाकात हुई, मुझे बुरे इंसान नहीं मिले, लेकिन सबसे बड़ी सीख क्या मिली मुझे, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जरूर। कि किसी को छोटा बनाकर आप बड़ा नहीं बनते। बिल्कुल, कभी नहीं। आप किसी को छोटा अपने पद से, अपनी शोहरत से, अपने पैसे से बनाने की अगर ख्वाहिश रखते हैं, तो आप अपनी नजरों में तो कभी बड़ा नहीं बनेंगे। फिर आपके पिछले सवाल पे चला जाऊं तो आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे सेल्फ से। फिर उसके पिछले सवाल पे चला जाऊं फिर आप रुकेंगे नहीं और फिर आप कुछ प्रूव करने की सोच से भागते रहेंगे और पता चलेगा क्या ढूंढ रहे थे, क्या मिल गया, चले थे कहां और पहुंच कहां गए। विशेष सर्किल है एक। बिल्कुल जी। और मिस्टर शर्मा अब हमारे साथ है, मिस्टर एनके शर्मा, एक सवाल है उनका। जी बताएं, क्या सवाल है? मैं ये कह रहा था सर। जी बोलो सर। जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन दिस वर्ल्ड नोबडी कैन चूज हिज पेरेंट्स. No one can choose the way he or she should be developed when he is a child. He comes to a stage of adolescence and thereafter
it is then that he starts thinking and he has the capacity to discern good and bad. उस समय 3 प्रेशर होते हैं, पीयर प्रेशर, समाज में जो आप देखते हैं, और पेरेंटल लिविंग। तो आज जो समस्या है नौजवान की वो ये है कि पहले 2 तो गड़बड़ हो गए, जो आपने बीज कहा वो भी गड़बड़ है, माहौल भी गड़बड़ है, और तीसरी स्टेज में जब वो आता है तो उसको पॉजिटिविटी कहीं नहीं मिलती, उसको केवल एक मिलता, धन कैसे ज्यादा कमाना है और दूसरों को काट के कैसे आगे जाना है। इसके लिए डॉक्टर साहब क्या सुझाव देते हैं उस नौजवान को? हाँ, मेरा सुझाव तो बस बहुत इतना सा है कि ये सुझाव मैं नहीं दे रहा हूं, ये सुझाव हिंदुस्तान को, विश्व को सबसे पहले विवेकानंद ने दिया कि हे पुरुष, हे मानव, अगर तुम भगवान से मिलना चाहते हो तो 24 घंटे में सिर्फ 1 मिनट कभी अपने आप से भी तो मुलाकात कर लो, कुछ बात कर लो। तो सारी बातें यहीं पे आके रुक जाती हैं कि अगर मुझे पता है कि मुझे बूढ़ा नहीं होना तो शायद बुढ़ापे में जाके इस दुख को समझूंगा। अगर मुझे पता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होगा तो शायद जब वो होगा तो समझूंगा मैं। कहा यह जाता है कि जब माता पिता शिक्षित करते हैं तो दर्द नहीं होता, जब टीचर शिक्षित करते हैं तो भी बहुत दर्द नहीं होता, लेकिन जब जीवन शिक्षित करता है तो सिर्फ और सिर्फ दर्द है। अगर यही हमारा अनुभव है तो यह अनुभव सिर्फ दर्द है, हीनता है, जलन है और सिर्फ शोक है। अगर सुबह की बात अब करना चाहते हैं तो आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, माता पिता की संवेदना कितनी बड़ी चीज है बताएं। मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूं कि बुढ़ापे में जब शरीर बूढ़ा होता है तो हड्डियां भी बूढ़ी होती हैं, लगता है सब कुछ छूट रहा है। ऐसे में पुत्र और पुत्री के रूप में अगर आप उनको एक संवेदना दे सकते हैं तो वो उसी को पकड़े रहते हैं और उनके कनेक्शन का कारण वही होता है। यही कारण है कि 3 साल का पोता या पोती 70 साल के वृद्ध के साथ बहुत आसानी से संपर्क बनाते हैं, और भारतीय समाज में सभ्य समाज का पढ़ा लिखा पुत्र सब कुछ अचीव करने के बावजूद वहां पर बिल्कुल ही डिसकनेक्ट साबित होता है। राइट, एब्सोल्युटली। ये बताएं कि अभी हमारे पास जितने कॉल्स आए उसमें युवाओं को लेके लोगों के अलग अलग विचार थे। किसी की समस्या ये थी कि उनका डिस्कनेक्ट है, किसी की समस्या ये थी कि वैल्यूज उनमें कैसे डाल दिए जाएं, और किसी की समस्या ये थी कि वैल्यूज दिए भी जाते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है युवाओं की आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि युवाओं की दिनचर्या बहुत खराब हो गई है। आज की युवाओं की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बुनियाद से वो ऊपर उठ चुके हैं, बुनियाद है नहीं और जमीन से 6 इंच ऊपर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है जी। ये सबसे बड़ी समस्या, जो युवा सोता समय पे नहीं, जो युवा समय पे उठता नहीं, जो साहित्य नहीं पढ़ता, जिसे पता नहीं पिकासो क्या है, जिसे पता नहीं वर्ड्सवर्थ की कविताओं में प्रकृति कहां से आती है, जिसे पता नहीं ईट्स का पलायनवाद क्या था, जिसे पता नहीं भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी कथा थी, जिसे ये सब चीज पता नहीं, उसे क्या पता है? जिसने भारत में विश्व की सबसे बड़ी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट में मेरे सत्य के साथ प्रयोग, महात्मा गांधी को नहीं पढ़ा, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट से लीडरशिप सीखना चाहता है। जी जी। तो शायद गांधी ने भी ये नहीं किया। और 36 इयर्स में मार्टिन लूथर किंग ने जब बोला आई हैव ए ड्रीम, तो उन्होंने भी नहीं किया। मैं सारी बातों को समेटता ऐसे हूं कि जब एक संस्था चलती है तो संस्था 2 चीजों पे चलती है। एक आप में एफिशिएंसी हो और दूसरा, जिसको कार्यक्षमता हम कहते हैं, और दूसरा आपको अर्थ को समझने की समझ हो, मतलब पैसे बर्बाद न करें। ठीक है, ये सिर्फ 2 चीज पे संस्था चलती है। राइट। सिमंस की थ्योरी, बड़े बड़े विचारकों की थ्योरी, सब इसी पे रही। बिल्कुल। इन दोनों को सही जगह पे लाने के लिए संस्थाएं ढांचा बनाती हैं। उन ढांचों को ट्रांसपेरेंट करने के लिए संस्थाएं सिद्धांत, प्रिंसिपल्स बनाती हैं। बिल्कुल। अब आप ये सारी बातों को प्लीज देखिए और समझिए कि जो युवा है वो इसी समाज का तो है। तो ये 3 चीज वो घर में करता नहीं। जी जी। वो पैसे को बेहिसाब खर्च करता है। बिल्कुल। एफिशिएंसी में वो यही समझता है कि 90% आ गया, ये एफिशिएंसी है। डिसिप्लिन रहना एफिशिएंसी नहीं है।
माता पिता को हाथ से ग्लास में पानी देना एफिशिएंसी नहीं है। बिल्कुल। तो वो जब ऑफिस के वातावरण में रहता है जी, जी। वो बिल्कुल एक अलग पर्सनैलिटी है। और यही नौजवान आगे जाके वो व्यक्ति बनता है जो तमाम तरह की समस्याओं से जूझ रहा होता है। अगले हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, देहरादून से फोन किया है। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैं अमित देहरादून से बोल रहा हूँ। जी। मेरा प्रश्न नंदितेश नीले सर से यह है कि वे आज के प्रतिभाशील युवाओं को मानव मूल्यों का क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात कि प्रतिभावान बनना ही सबसे बड़ी ताकत है, आप इसको बर्बाद न करें। क्योंकि सब आपने जैसे ही अमित बोला प्रतिभाशील, तो प्लीज प्रतिभा के साथ भी न्याय करें। प्रतिभा ये नहीं कि हमने अंक कितने लाए, प्रतिभा ये है कि सामने वाले को हमको देख के उसकी उम्र कितनी बढ़ी। अगर आप में ये प्रतिभा है तब तो सब ठीक है, नहीं तो सिर्फ उद्योग बनते रहेंगे और समाज पे एक बहुत बड़ा खालीपन आएगा, जो अमेरिका और ब्रिटेन की दुर्दशा नजर आई पूरे विश्व को, आर्थिक मंदी। आप तकनीकी रूप से कितना भी आगे बढ़ जाएं, राजनीतिक रूप से कितना भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन समाज अगर व्यक्ति को आगे बढ़ाने की ख्वाहिश नहीं रख सकता विचारों में, वो समाज का पतन निश्चित है। और आपके सवाल का यही जवाब है अमित कि पूरे अमेरिका में एक ह्यूमन ग्रीड ने, लालच ने पूरी अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब कर दी। वो तो विकसित देश था, हम तो विकासशील हैं। आप खुद समझिए जीवन मूल्य कितने इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो जब हम बात करते हैं अच्छा जीवन जीने की, मोटिवेशन की, आगे जाके सेटिस्फाइड रहने की, तो जनरली हम या तो बच्चों की बात कर रहे हैं या युवाओं की, लेकिन एक बहुत बड़ी संख्या बुजुर्गों की है समाज में, और उनमें अमूमन देखने को ये टेंडेंसी मिलती है कि अब तो सब खत्म हो चुका है, अब तो जीवन जा चुका है, अब कुछ भी करने से क्या फायदा, ये करने से क्या फायदा, सुनने से क्या फायदा। उनके लिए आप संक्षेप में कोई संदेश देना चाहेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है, सूरज डूब रहा है, और मैंने तो उसको बांग्ला से इंग्लिश में पढ़ा। उसका तात्पर्य यह है कि मैं तो जा रहा हूं, सूरज ने कहा, अब ये कौन जिम्मेवारी लेगा। छोटा सा दिया कोने से उठा, दोनों हाथ जोड़ा, कहा सर मैं लूंगा। वेरी वेल सेड डॉक्टर नीलय, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के, और उम्मीद है हमारे दर्शकों ने भी इसका पूरा फायदा उठाया होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं आपको चलने के पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा जी, जो मैं पहला लाइन रोक के रखा था जी, वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण, हे पुरुष सिंह तुम शक्ति करो धारण। मैं युवाओं से यही चाहता हूं कि वो अपने अंदर शक्ति की अवधारणा करें और जीवन में सफल हो। बहुत बहुत थैंक्स आपको जो आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीलय।